क्या सेबी आम सामान्य इंसान के इन्वेस्टमेंट की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाती है? लेकिन अशोक वानखेड़े के ऊपर 2 चार्जेस लगते हैं, चोरी के और देशद्रोह के। राज्यसभा और राज्यपाल के पद के लिए जब चीफ जस्टिस के मुंह से लाल टपकती है तो बुरा लगता है। सरकार को जो ललकार सकता है कि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको मैं हिलने नहीं दूंगा। हाथी को अपने औकात में रखने का प्रयास करता है जिससे ये देश सुचारू रूप से चले। वो जो उनको सवाल पूछते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। जब न्यायपालिका कह रही है कि महाराष्ट्र की सरकार इलीगल है तो फिर उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा सकता? जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक मोदी जी का ये दूसरा चेहरा है, इसमें कोई छींटा उड़ा नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। जब से डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, सुप्रीम कोर्ट पर जनता का जो भरोसा डगमगाया हुआ था वो फिर से लौट आया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अडानी हिंडनबर्ग मामले में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में डाल दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर सरकारी दबाव है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर या न्यायपालिका के तमाम जजेस पर सरकार दबाव बनाने की कोशिश में है? आज इन तमाम सवालों के जवाब इस एपिसोड में ढूंढेंगे और हमारे साथ बेबाक तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए फिर एक बार वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। स्वागत सर देश नीति पर जुड़ने के लिए। हिंडनबर्ग अडानी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, या अगर देखा जाए तो अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल जाना और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बेंच का या सीजीआई का इस तरह की टिप्पणी कि विदेशी रिपोर्ट पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? क्या 2024 के मद्देनजर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हमें ये देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने किस पॉइंट ऑफ व्यू का केस आता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जब अनिल देशमुख को जमानत मिलती है हाईकोर्ट से और जब उसे टिप्पणी होती है कि ये केस तो बनता ही नहीं था ईडी का, तो लोगों को लगता है कि जब केस बनता ही नहीं था तो केस रफा दफा क्यों नहीं किया। लेकिन उसका ईडी का केस ईडी के लोअर कोर्ट में पड़ा हुआ है। ये जमानत के लिए हाई कोर्ट में आए थे, तो हाई कोर्ट के सामने जो प्रीव्यू है वो सिर्फ जमानत का है। तो हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन अपने टिप्पणी में कहा कि ये केस बनता नहीं है। लेकिन ये केस हाई कोर्ट को अभी डिसाइड करना नहीं है क्योंकि लोअर कोर्ट से ऊपर आया नहीं है। सबसे पहले जो रिट पिटीशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, ये हुई थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने की वजह से शेयर मार्केट क्रैश हुआ, इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी कुछ और पिटीशंस आई थी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की बात की गई थी। और इसके पहले यदि आप देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अडानी जी अपना झूठ का पुलिंदा लेके सारे गोदी चैनल में घूम रहे थे। सोशल मीडिया के जो हमारे जैसे चैनल्स हैं वो लगातार सवालों को घेरे में अडानी को खड़ा कर रहे थे। सरकार मौन थी। सरकार को बोलता करने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, ये जानते हुए कि यह प्रस्ताव नहीं पास होगा, लेकिन कम से कम अडानी डिस्कस तो होगा। और धुआंधार तरीके से विपक्ष ने अडानी जी की पूरी एक एक परतें खोलते गए, सारी बातें हो गई। लेकिन सरकार जवाब के पक्ष में अडानी पे एक शब्द नहीं बोले। सरकार लगातार विपक्ष का मजाक उड़ाती रही कि आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों जब आपकी औकात ही नहीं थी। मुझे याद है जब जवाहरलाल नेहरू पे सबसे पहले जब आचार्य कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और वो प्रस्ताव गिर गया, लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव भले ही आपको सदन में बहुमत ना हो, ये आते रहने चाहिए सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार के लिए एक चेक होता है। सरकार को भी अपने किए हुए कामों का आकलन करने का समय मिलता है। लेकिन उतनी प्रगल्भता, मैच्योरिटी उस सरकार में थी। वर्तमान सरकार में तो मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं। ये सिर्फ संख्या बल के आंकड़ों पे खेलते हैं। इसीलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे कोई बात नहीं हुई। ये सारा देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एक कमेटी स्थापित की। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी।
उस कमेटी का प्रीव्यू भी लिमिटेड था। उसके बाद में उस कमेटी के मेंबर्स को लेके भी बहुत छीटाकशी हुई कि ये तो अडानी जी के लोग हैं, ये है वो है। इसी बीच सेबी ने सर्वोच्च न्यायालय के, जब उन्हें पता पड़ा कि सर्वोच्च न्यायालय इसका कॉग्निजेंस लेगा, सेबी ने अपनी एक अनाउंस कर दी कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेबी की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी जो दी उसकी रिपोर्ट, और ये जो पेंडिंग सारी जो केसेस थे, जो रिट पिटिशंस थे, इनको कंबाइन करके जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि कुछ मामले में हमने क्लीन चिट दी और कुछ मामले अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है अडानी को लेके। और वो मामले क्योंकि विदेश में ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है विदेशी है, इसलिए हमको समय लग रहा है। इसी बीच जब बार बार ये कहा जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, तो उन्होंने कहा कि अखबारों में छपा हुआ कोई एक पत्थर की लकीर नहीं होती। यही मुझे लगता है कि न्यायपालिका की, जो आपने भी जिसका जिक्र किया, मैं यदि एक लेमैन, ऑर्डिनरी इंसान जिसको कानून का कोई ज्ञान नहीं है, यदि मैं उसको देखूं तो फिर मेरा एक सवाल में न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के पाले में गेंद एक जाती है मेरी तरफ से, वो ये है कि महामहिम, यदि अखबारों में छपे हुए रिपोर्ट्स या विदेश के अखबारों में छपे हुए रिपोर्ट्स कोई मायने नहीं रखते, तो फिर हमारे यहाँ ऐसे अगणित केसेस है जो अखबारों में छपे हुए फोटोग्राफ या अखबारों में छपे हुए रिपोर्ट्स को, न्यूज़ रिपोर्ट्स को लेके सर्वोच्च न्यायालय से लेके कई ऐसे अपने हाईकोर्ट से उच्च न्यायालय, जिन्होंने संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो और रिट पिटिशन फाइल करवाई। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड भी रिट पिटिशन करके लिया गया, ऐसा इतिहास है। तो ये सब्जेक्टिव क्यों? और दूसरी बात थी कि यदि सारे जो पिटिशनर्स है वो ये कहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? ईडी करेगी, सीबीआई करेगी, इनकम टैक्स करेगी, रॉ करेगी, एनआईए करेगी? ये तो सारी सरकारी एजेंसीज है और इनकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। क्या डीआरआई का लिखा हुआ 2014 का वो पत्र सेबी के चेयरमैन को, सिन्हा साहब को, कि अडानी ग्रुप ने 150 करोड़ रुपए का ओवर बिलिंग किया है यूएई के एक कंपनी से इक्विपमेंट खरीदने में? अब इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए जर्मनी जाना जाता है पूरे विश्व में। अब यूएई के कैसे इन्होंने माल इंपोर्ट किया पता नहीं, किया होगा जर्मनी की कंपनी की कोई डीलर होगा, उससे लिया होगा, हम ये भी एक जगह छोड़ देते हैं। और वहां डीआरआई ने क्लियर कट बताया कि ये ओवर वैल्यूएशन है हमारे हिसाब से 1500 करोड़ रुपए का, और ये 1500 करोड़ रुपए का यूएई की जिस कंपनी को दिए गए, उन्होंने तुरंत ये 1500 करोड़ रुपए का फंड एक दूसरे कंपनी को मॉरिशस में ट्रांसफर किया, जिस कंपनी के मालिक विनोद अडानी हैं, जो गौतम अडानी के बड़े भाई है, और फिर उसी कंपनी का 1500 करोड़ रुपए फिर अडानी ग्रुप में आता है। ये लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी है। ये पूरा ट्रेल जब 2014 में डीआरआई ने, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एक हमारे देश की बहुत बहुत बड़ी एजेंसी है, जब उन्होंने पूरा ट्रेल दिया तो वो ट्रेल का पत्र सेबी ने रद्दी के टोकरे में क्यों डाला? उसके बाद सिन्हा साहब अब अडानी के कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो क्या ये उस दलाली का कमीशन था जो डायरेक्टरशिप उन्हें मिली? दूसरी बात, अभी भी का, ये तो 2014 का उदाहरण, मैं अभी भी का 2023 का उदाहरण देता हूं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी अपॉइंट की हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देखने के लिए, तो गुजरात के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने 3000 करोड़ रुपए हमसे क्यों एक्स्ट्रा लिए करके चार्ज लगाया अडानी पे। सरकार टू सरकार है ये। गुजरात गवर्नमेंट बीजेपी की है, 35 साल से राम राज्य चल रहा है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। उनको भी अडानी जी ने चुना लगाया, ऐसी उनकी सरकार कहती है, और 3000 करोड़ रुपए और कैसे ले? ये भी ओवर बिलिंग का मामला है। जब कोयले की कीमत जो थी उसके 3 गुना ज्यादा कोयले की कीमत बताई गई और बिलिंग हुआ ताइवान, यूएई और सिंगापुर में, कोयला शिपमेंट हुआ मलेशिया से। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? ये ऑब्वियस है, मनी लॉन्ड्रिंग दिखता है सामने। ईडी क्यों नहीं जाती? मैं हमेशा कहता हूं, कोई इस देश की एजेंसी की ताकत नहीं है, किसी की न्यायपालिका इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। न्यायपालिका के पास इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है।
न्यायपालिका आदेश ही दे सकती है कि ईडी इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यदि उनके दरबार में, उद्योगपति के दरबार में पैर में घुंघरू बांध के मुजरा करती हो, तो हम किस अपेक्षा से करेंगे कि हमको वहां से न्याय मिलेगी? जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठे हुए हैं, तब तक अडानी का बाल विवाह का नहीं होगा। क्योंकि जब पूरा सरकार तंत्र, पूरा पूरा एजेंसीज, हमारे यहां ईडी ने किया इन्वेस्टिगेशन, और क्या किया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो मार्केट क्रैश हुआ, उसमें किन किन शेयर ब्रोकर ने कमाया, और उस शेयर ब्रोकर का कोई हिंडनबर्ग वाले के साथ संबंध तो नहीं, ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। शेल कंपनियों का मेरे हिसाब से कम 22,000 करोड़ रुपए का तो आंकड़ा मार्केट में घूम रहा है कंपनियों के नाम पे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसीलिए हमें जनता को जागरूक करना होगा। यदि इस देश से जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकना है, यदि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस हमारे शेयर मार्केट में, जो आम इन्वेस्टर्स है, जो घर में बैठ के बेचारा इन्वेस्ट करता है, जिसको अपेक्षा होती है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कुछ कमाऊंगा, वो एक ऐसा चक्रव्यूह में फंस रहा है जहाँ ये बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं अपने शेल कंपनीज लेके। इसके लिए ये जन जागरण की बात है। सर्वोच्च न्यायालय से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कम से कम अडानी जी के मामले में, क्योंकि घूम फिर के सर्वोच्च न्यायालय की मजबूरी है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं, जैसे हम लोगों की मजबूरी है हम खबरों को सामने रख सकते हैं, हम सरकार नहीं बदल सकते। सरकार बदलने का अधिकार मात्र इस जनता का है जो 30 सेकंड के लिए बटन दबाती है और अपना 5 साल के लिए भाग्य विधाता चुनती है, ये उसका काम है। तो जैसे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम सिर्फ परोस सकते हैं सच्चाई, जो देश में गड़बड़ चल रही है उसको, उसके ऊपर के पर्दा हटा सकते हैं। वैसा सर्वोच्च न्यायालय इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन क्या क्या करे? जिसको तरफ देखे, सरकारी एजेंसी को देखे, वो बिल्कुल अपने पूरे एथिक्स, प्रिंसिपल सब भूल के चरण वंदना में लगे हुए हैं। लेकिन यही सवाल है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त जो है कि मौका था इन्वेस्टिगेशन करवाने का, जबकि हमारी सारी जांच एजेंसियां जो है, आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष अब रहा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो पिटीशन ही आई थी कि शेयर मार्केट में जो क्रैश हुआ, आम इन्वेस्टर का रक्षा करो, उसके बाद उन्होंने कहा कि सेबी एक नया फॉर्मेट लेके आ रही है जिससे अब आम आदमी की इन्वेस्टमेंट की रक्षा होगी। अब वो फॉर्मेट दूर की कौड़ी हो गई है, महिला शक्ति वंदन अधिनियम जैसा हो गया मामला। 2031 में होता है कि 2035 में होता है, भगवान जाने। आज तो लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया, सेबी ने कह दिया कि हम एक इस पे काम कर रहे हैं कि फॉर्मेट एक ऐसे नए इक्वेशन पे कि जहां आम आदमी का इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी हो। अब वो कब आएगा, कब होगा, क्या होगा, उसमें कितनी गलियां छोड़ी जाएगी, क्योंकि वहां पे भी कौन लोग बैठे हैं? इन्हीं लोगों के लोग बैठे हैं। क्या सेबी आम सामान्य इंसान के इन्वेस्टमेंट की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाती है, या ये शेल कंपनी के थ्रू ऑपरेट होने वाले इन राक्षसों की मदद करती है? लेकिन फिर देश में लोकतंत्र बचा ही कहाँ है कि जब हम एक विदेशी रिपोर्ट कहते हुए अगर इतनी बड़ी ऑफशोर या शेल कंपनीज के इतने बड़े खुलासे को अगर नकार देते हैं। मेरा कहना दूसरा है। एक चोर के पास, अशोक वानखेड़े के पास चोरी का सामान मिला और उसने कहा कि मैंने ये चोरी एबीसी आदमी के घर से की है, और उस चोरी के सामान में ऐसी चीजें मिली जो देश के लिए घातक है, तो अशोक वानखेड़े को चोरी का इल्जाम में तो अंदर करिएगा, लेकिन जिस आदमी के घर ये सामान मिला कम से कम उस पर भी तो एक्शन होनी चाहिए। ये जो कागज पत्र मिले या जो सुटकेस में जो सामान मिला, ये तो पाकिस्तान जा रहा था। ये देश के रहस्य, सारा डिफेंस का सीक्रेट आप बेच रहे थे। वो चोर कहता है कि मैंने इनके यहां से चोरी की, पुलिस कहती है कि इसमें वो सामान मिला कि जिसमें देश की सुरक्षा घातक है, लेकिन अशोक वानखेड़े के ऊपर 2 चार्जेस लगते हैं, चोरी के और देशद्रोह के। जिसके यहां से सामान मिला वो अभी भी बैठा हुआ है, जिसके यहां से ये सामान मिला जो देशद्रोह का था। हिंडनबर्ग ने क्या किया? हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, अपने प्रॉफिट के लिए किया, लेकिन उसके अपने इस प्रोसेस में इस देश में कितना कॉर्पोरेट सेक्टर में गंद भरा हुआ है। यदि वो सामने आता है, उसकी सड़ांध आती है, तो कम से कम मुंह में रुमाल रखने के बजाय कम से कम उसको साफ तो करो। और जिन जिन लोगों ने अडानी मामले को लेकर के सवाल उठाए,
सब किसी ना किसी केस में फंसे हुए हैं। क्यों नहीं फंसेंगे? क्या आपको लगता है जो कहानी है कि राजा की जान जो है तोते की गर्दन में अटकी हुई है, तो वही तोता सरकार के लिए अडानी है? मैं तो उल्टा कहता हूं, अडानी ही सरकार है। भगवान विष्णु ने जब अर्जुन को कहा था कुरुक्षेत्र में गीता के समय, जब सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन गांडी उठाने को तैयार नहीं थे, तब उसको कहा कि तू जानता नहीं तेरे साथ कौन है। और जब अपना दिव्य रूप दिखाया था तब उन्होंने अपनी परिभाषा की थी कि पेड़ों में मैं पीपल हूं, जानवरों में मैं सिंह हूं, नरों में मैं अर्जुन हूं, और अपने असंख्य रूप हर क्षेत्र में उन्होंने बताए थे कि इस क्षेत्र में ये हूं मैं, इस क्षेत्र में ये हूं। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के असंख्य रूप है। उद्योगपतियों में वो अडानी है, तो अलग कहां है? और अलग होते तो इतने गोरख धंधे पे कुछ तो एक्शन होती। आवाज तो, नाम तो निकालते, बात तो करते। सारे देश के एसेट बिक रहे हैं, साहब के सामने सारी राज्य सरकारें नतमस्तक हो रही है, लेकिन कोई नाम लेने की तैयार है? देश आजाद होके आज से 75 साल हो गए। 75 साल में कई उद्योगपतियों को मदद की है हर सरकारों ने, लेकिन सरकार चलाने के लिए किसी के उद्योगपतियों के हाथ में सरकार नहीं गई। नीति आयोग का ऑब्जेक्शन कि इनको एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स कैसे दिए जा रहे हैं, उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें से क्लॉज हटाए जाते हैं, क्योंकि अडानी जी को अकोमोडेट करना है। धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को देना है, तो हाईकोर्ट में जाके रीटेंडरिंग होता है, और रीटेंडरिंग में क्लॉजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें अडानी छूटे। पेनल्टी क्लॉजेस ऐसे लगते हैं कि जिसमें कुछ नहीं के बराबर है। हमने हाल ही में देखा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए जो 3 जजों की पीठ बनी थी, जिन्हें ये फैसला करना था कि ईडी को जो अपार शक्तियां दी गई है वाकई वो जायज़ है, वैध है या अवैध है, फिर अचानक से उस पीठ जो है वो भंग कर दी जाती है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट मंथ जो है उनमें से एक जस्टिस का रिटायरमेंट है। क्या आपको लगता है, और ये मामला जो है 2 महीने बाद इसके लिए डेट जो है तय होती है, क्या आपको लगता है न्यायपालिका पर, जो सवाल मैंने शुरू में की थी, जजेस पर दबाव है? और जो अरुण जेटली ने कहा था, मैं उन्हें कोट करना चाहूंगी कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, क्या ये उसी का नतीजा है? बिल्कुल, ये अरुण जेटली ने जब कहा था, ये पहले से होता आ रहा है 1947 से। लेकिन जिस अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेयर पे लाने में बहुत सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया, आज का प्रधानमंत्री उन्हीं की बात सुनते कि हमारे यहाँ तो पहले तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स रीजनेबल होते थे। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब उस पद के अनुरूप प्रोटोकॉल मेंटेन करते होते थे। अभी तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब पे तो ऐसी रेवड़ियां बट रही है कि राज्यसभा और राज्यपाल के पद के लिए जब चीफ जस्टिस के मुंह से लाल टपकती है तो बुरा लगता है। मेरे देश का चीफ जस्टिस एक राज्यसभा में मेंबर होके बने, मुझे तो नहीं लगता। जो इस देश के संविधान का कस्टोडियन था, जिसमें इतनी ताकत थी कि इस देश की सरकार को बर्खास्त भी करवा सकता है, वो इस देश के पास किए हुए कानून की परिभाषित कर सकता है, वो सरकार को जो ललकार सकता है कि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको मैं हिलने नहीं दूंगा, जिसका शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता हो उस चेयर की गरिमा होती है एक। जब हमारे न्यायाधीश ही अपने गरिमा से नीचे उतर उतर के ये काम करने लगे हैं तो हम क्या माने? अरुण जेटली बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन अरुण जेटली को ये कतई पता नहीं था कि वो जिस सरकार में रहेंगे उस सरकार में भी ये होगा। अरुण जेटली भी लॉ मंत्री रहे हैं, उनके टाइम पे भी ये हुआ है, अरुण जेटली मंत्री रहते हुए भी ये हुआ है। इसीलिए अरुण जेटली के विपक्ष में रहते हुए भाषण अलग होते थे, सत्ता पक्ष में रहते हुए भाषण अलग होते थे। रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, अब रुपए का मूल्य गिरता है तो देश विश्वगुरु होता है। ये परिभाषाएं बदलती है जब आप सत्ता और विपक्ष में रहते हैं। कुल मिला के आप मतदाताओं को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। सत्ता का मक्खन खाना यही एक आपका मुख्य
उद्देश्य होता है। जगदीप धनखड़ जी का बयान आता है, वो बीजेपी के बड़े नेता रहे और उसके बाद वो राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति हैं। ऐसा क्या पोस्ट रिटायरमेंट जॉब उनके लिए बचा हुआ है कि जिसके लिए उनका ये बयान आता है कि संसद लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी सर्वोच्चता में कार्यपालिका या न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या न्यायपालिका के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोलिजियम, जब से डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई बने उसके बाद से कोलिजियम का मामला हो या कोई भी मामला हो, सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टकराव देखने को मिल रही है। क्या ये सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए एक वार्निंग है? नहीं, वार्निंग नहीं, ऐसी बातें तो हमेशा हुई आई है। न्यायपालिका और विधायिका में तो टकराव हमेशा रहा है। मुख्य रूप से ये है कि न्यायपालिका ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट है जो संविधान को परिभाषित करता है। दे आर द अथॉरिटी टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ ये 3 विधाएं क्यों हैं? हमारे यहाँ मंत्री है, मंत्री ही अपने चेलो चपाटों को जॉइंट सेक्रेटरी बना दे और सरकार चलाए। एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग जॉब है। आप नीति निर्धारण करते हैं, उन नीति निर्धारण को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स का। वो स्ट्रक्चर हमारा कार्यपालिका है। इसलिए कार्यपालिका, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून लाता है तो कार्यपालिका उनको समझाता है। कोई भी कानून नेता लोग नहीं लाते, उसमें कार्यपालिका का उतना ही होता है। सारे अधिकारी बैठते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर लगातार चर्न आउट होता है और फिर होता है कि ये कानून लाया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको झटका नहीं लगता। लेकिन जब वो कानून पास होकर आता है और यदि उन्हें लगा कि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को झटका लगाता है तो फिर न्यायपालिका उसको डिफाइन करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि जो 3 विंग हैं जो एक दूसरे को साथ में लेके चलेंगे, ये एक दूसरे का टकराव करेंगे। ये हितों का टकराव है। न्यायपालिका को संविधान सामने रखते हुए देश के संविधान की रक्षा करनी है। सत्ताधीशों को फिर से चुनाव लड़ना होता है। चुनाव में आने के लिए वो ऐसे तमाम बातें करने को तैयार है जिससे उन्हें लगता है कि हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन साइड को रखते हैं। यदि कार्यपालिका ने विधायिका को अपना हित साधने के लिए हाँ में हाँ मिलाते रहे तो इस देश में अराजकता होगी। फिर संविधान को कौन समझेगा? कोई भी संविधान उठाएगा बोलेगा कि मैं तो यही समझा हूं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप संवैधानिक पद पर बैठकर जगदीप धनखड़ जी ने जब गवर्नर थे तब भी उस गवर्नर पद की मर्यादा को सैकड़ों बार तोड़ा था। इसी के चलते उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि वर्तमान सरकार में ये तमाम जगह जिन्हें संवैधानिक पोस्ट कहती हो आपको, उनमें वो लोग चाहिए जो संविधान को साइड में रख के पार्टी के लिए काम करें। धनखड़ साहब को लगता है कि लगातार मैं मेरे आकाओं को खुश करूं, चाहे उस पद की गरिमा रहे न रहे, मुझे राष्ट्रपति आगे पीछे बनाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने ऐसे कई केसेस हैं हमारे पास, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। मैं मानता हूं न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका में सर्वश्रेष्ठ विधायिका है। लोगों से चुनाव जीत के आते हैं, वो देश की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा आपको बहुमत मिला तो आप तानाशाही की तरफ जा सकते हो, और वो अंकुश जो है आप तानाशाही की तरफ नहीं जाए, वो न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका का अंकुश यदि किसी मदमस्त हाथी को कंट्रोल करता है तो फिर वो हाथी के ऊपर अतिक्रमण नहीं करता, आक्रमण नहीं करता, हाथी को अपने औकात में रखने का प्रयास करता है, जिससे ये देश सुचारू रूप से चले। सवाल ये है, यदि वो कहते कि सर्वश्रेष्ठ है, हाथी सर्वश्रेष्ठ है, और वो मदमस्त होके, पागल होके यदि जनता को रोंदने लगे तो फिर वो हाथी किस काम का? सवाल ये है। इसीलिए ये चेक एंड बैलेंस के लिए दिए हैं तीनों लोग। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इस देश को चलाते हैं। और किसी को लगता होगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात कोई नहीं करता। या कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हर एक की श्रेष्ठता एक दूसरा परिभाषित करता है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस तरह से बयान, हमने देखा था किरण रिजिजू जो कानून मंत्री रहे वो जिस तरह की टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर नजर आते थे, ओम बिरला ने पिछले साल ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में रहने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें ये दिखाता नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं या सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का उस तरह का इज्जत नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इनको वर्तमान 2014 के बाद जो सरकार आई है केंद्र में, वो सवाल सुनने के आदी नहीं है। वो गलतियां कोई उनको बताए उनके आदी नहीं है, इसलिए वो जो उनको सवाल पूछते वो दुश्मन हो जाते हैं। चाहे मीडिया में लोग हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर सांसद हो, चाहे बाहर न्यायपालिका हो या कार्यपालिका कोई अधिकारी हो जो बताए कि आप गलत कर रहे हो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। वो सीधा राष्ट्रद्रोह है। आज की डेट में जो भाजपा के विचारधारा के साथ नहीं है वो सीधे राष्ट्र के विरोधी है। एक परिकल्पना गढ़ी जा रही है। रिजिजू क्या है? वो उसी टीम का हिस्सा है, उसी विचारधारा का हिस्सा है जो मुझे लगता है तानाशाही की तरफ देश को धीरे 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 पुश किया जा रहा है। तो आप ये मानेंगे कि अडानी मामले को रफा दफा इस वजह से किया गया कि सामने 24 इलेक्शन है और कहीं ना कहीं दबाव है? नहीं, मैं दबाव है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि न्यायपालिका दबाव के बीच में रहती है। मैंने इसीलिए कहा कि न्यायपालिका के सामने प्रेयर क्या आती है इस पे रहती है, क्योंकि नैरेटिव इस तरह से यदि बनाया गया नैरेटिव तो कि देखिए हमारे सब यहाँ हार सबसे गए, बड़ा जिन लोगों ने हमारी सवाल सबसे उठाया बड़ा अडानी पर। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनता किसी भी चीज को जैसे ही सामने आती है तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है, उसके ऊपर 2 मिनट विचार कर लेना चाहिए। यदि मैं आपके यहाँ चाय पीने के लिए आऊं और आपने मुझे लस्सी पिलाई, तो जो लोग लस्सी अच्छा लगती है वो बोलते देखो कितना आदर किया, ये तो चाय के बजाय लस्सी पिलाई। और कुछ लोग कहते कि अशोक वानखेड़े को अपमानित करने का नया तरीका है, वो बेचारे चाय के लिए तरसते रहे और उनके मुंह पे लस्सी फेंक के मारी। 2 चीजें बोलने की। महाराष्ट्र के जजमेंट को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ऐसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था कि जब न्यायपालिका कह रही है कि महाराष्ट्र की सरकार इलीगल है तो फिर उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा सकता। वहां एक पेच कानूनी फंसा हुआ था। न्यायपालिका जब दूसरों को कानून के तहत रहने की आदेश देती है तो फिर स्वयं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। न्यायपालिका ने तब कहा था कि काश उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम उनकी सरकार को फिर वापस बिठाते, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया तो वहां सरकार थी नहीं, तो राज्यपाल के लिए मजबूरी में किसी को बुलाना था। उसके ऊपर जो व्हीप जारी हुआ वो व्हीप गलत है, इसलिए वो जो सरकार चुनी गई वो गलत है। लेकिन तुम इस्तीफा दे चुके थे तो तुमको आप रीइंस्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार विधानसभा के पटल पे नहीं गई, सरकार पहले ही आप बाहर करके आप छोड़ के आ गए। तो मोटा मोटी यही देखा जाए अगर प्रेशर है, आपका जो सवाल है बिल्कुल न्यायपालिका पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन न्यायपालिका भी उस प्रेशर से लड़ रही है जैसे सोशल मीडिया में देश नीति भी लड़ रहा है। तो जब तक सत्ता में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तब तक तोते की गर्दन पकड़ना नामुमकिन है। मैं बीजेपी की सरकार नहीं कहूंगा, जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक मोदी जी का ये दूसरा चेहरा है, इस पे कोई छींटा उड़ा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीकेंड विद वानखेड़े के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते। तब तक ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जिन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया है उस पर आपकी जो राय होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सके तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।